जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में आज फिर से एक ऐसा मामला गूंजेगा जो न सिर्फ कानूनी बहस का केंद्र बना रहा बल्कि देश की सामाजिक राजनीतिक चेतना को भी झकझोरता रहा। दिल्ली दंगों के प्रमुख आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई का जो दौर है वो दरअसल थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 दौर की सुनवाई में न सिर्फ खालिद को झटका लगा बल्कि उसके वकील कपिल सिब्बल को भी अदालत ने वकालत के पाठ की नसीहत दे डाली। आज की सुनवाई में दोस्तों कपिल सिब्बल क्या नई दलीलें पेश करेंगे, केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील खालिद की याचिका को खारिज करवाने के लिए किन तर्कों का सहारा लेंगे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सुनवाइयां सिर्फ कानूनी जंग है या फिर एक ऐसे सिस्टम की कमजोरी का आईना जो दंगों के क्रांतिकारियों को बार बार मंच देता रहता है। दिल्ली के साल 2020 के दंगों ने देश को दोस्तों हिला करके रख दिया था। CAA NRC विरोधी प्रदर्शनों के नाम पर भड़की हिंसा में 53 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए और संपत्ति का तो अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस साजिश के केंद्र में नाम आया उमर खालिद का, एक पूर्व JNU छात्र जो आजादी के नारों से लेकर के कथित साजिश रचने तक के आरोपों में घिरा हुआ है। उसके साथ में शर्जील इमाम जैसा अन्य आरोपी भी लाइन में लगा हुआ है जिस पर गैर कानूनी गतिविधियां यानी कि प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत मुकदमा चल रहा है। 4 साल के बाद भी उमर खालिद जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है और आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत पर फैसले की सुनवाई का वक्त आ चुका है। लेकिन यह सिर्फ एक व्यक्ति का केस नहीं, ये पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। क्या दंगों के आरोपी इतनी आसानी से पीड़ित बनकर के निकल जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पटल पर अपने आप को पीड़ित बता करके, विक्टिम बता करके क्या ये लोग आसानी से बेल को प्राप्त कर लेंगे? सिब्बल दोस्तों अभी तक जो दलीलें दे चुके हैं और संभवतः अब जो आने वाले हैं, जो दलीलें देने वाले हैं, अब मैं आपके साथ में वो साझा करूंगा। आप लोगों से आग्रह है कि कपिल सिब्बल की दलीलों पर अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं और जो सरकार की तरफ से भी दलीलें जो है पेश की जाएंगी उस पर भी आप लोगों के विचार स्वागत योग्य हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आज की सुनवाई में कपिल सिब्बल जो उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे सभी आरोपियों के लिए लड़े जा रहे हैं, निश्चित रूप से नई रणनीति अपनाएंगे। कपिल सिब्बल की वकालत हमेशा से भावुक और संवैधानिक रही है। वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ह्यूमन राइट्स का जिक्र हमेशा से असरदार रहा है। कपिल सिब्बल की पहली दलील लंबी हिरासत का तर्क होगी। सिब्बल जोर देकर के ये कह सकते हैं कि 4 साल से ज्यादा की अंडर ट्रायल हिरासत अब सजा बन चुकी है। आर्टिकल 21 जो कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसका हवाला देकर के सिब्बल साहब दरअसल ये दावा करेंगे कि ट्रायल में देरी सरकार की रुकावट है, ना कि आरोपियों की गलती। शर्जील इमाम का केस उदाहरण के तौर पर पेश कर सकते हैं जहां पर ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी लेकिन हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कपिल सिब्बल की दूसरी दलील सबूतों की कमजोरी पर प्रहार हो सकता है। सिब्बल UAPA की धाराओं 13, 16 और 17 को दरअसल अतिरंजित बताएंगे और तर्क ये दे सकते हैं कि व्हाट्सएप चैट्स और स्पीचेस अभिव्यक्ति हैं, ना कि आतंकवाद। खालिद की जमानत लाहौर स्पीच 2018 को राजनीतिक भाषण कहकर के पेश कर सकते हैं और कहेंगे कि दिल्ली दंगों से इसका कोई भी सीधा कनेक्शन साबित नहीं होता। इसके साथ ही दोस्तों अन्य आरोपियों जैसे कि नताशा नरवाल, देवांगना कलिता की जमानत को उदाहरण बना करके दबाव बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर। कपिल सिब्बल की दोस्तों जो तीसरी दलील है वो राजनीतिक पूर्वाग्रह का आरोप हो सकती है। कपिल सिब्बल का ट्रंप कार्ड रहेगी ये दलील। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान सुनवाई की मांग कर सकते हैं और वो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का राजनीतिक दबाव ट्रायल को प्रभावित कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। दोस्तों ये दलीलें न सिर्फ खालिद के लिए बल्कि शर्जील इमाम जैसे सभी के लिए एकजुट तर्क होंगी जो मुस्लिम युवाओं पर अत्याचार का नैरेटिव रचती हैं। कपिल सिब्बल की दोस्तों ये जो दलीलें हैं वो बेहद ही चालाकी भरी हैं। वो कानून की कमजोरियों को न्याय का जामा पहनाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अधिकार के नाम पर दंगों की साजिश को माफ करने का बहाना है?
वहीं दोस्तों अगर हम सरकारी दलीलों की बात करें, वहीं अगर हम सरकार की दलीलों की बात करें तो सरकार की दलीलें भी मैं आपके बीच में साझा करता हूं। जो सरकार की पहली और बड़ी दलील होगी कि साजिश के नाम पर सबूतों से जमानत को कुचलने की कोशिश सबसे बड़ी दलील है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता या फिर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील खालिद की याचिका को पत्थर की लकीर पर खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकार का स्टैंड हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित रहा है और आज भी वही रहेगा। सरकार की दोस्तों पहली दलील यूएपीए की कठोरता का हवाला हो सकती है। सरकार तर्क देगी कि यूएपीए के तहत जमानत तभी मिलती है जब अदालत को यकीन हो कि आरोपी निर्दोष है और खालिद पर दरअसल जो चौतरफा जो धारा लगी हुई है, धारा 120 बी और आतंककारी जो कृत्य है उसके लिए आईपीसी की धारा 153 ए 124 ए के जो आरोप हैं और चार्जशीट के 1000 पेजेस के जो सबूत हैं, वीडियो चैट्स हैं, तमाम गवाह पेश करके कहेंगे कि खालिद ने पुलिस स्टेशनों पर हमले की साजिश रची थी। शर्जील इमाम की भारत को तोड़ने वाली स्पीच को लिंक करते हुए दंगों को पूर्व नियोजित बताया जाएगा। सरकार की दूसरी दलील सार्वजनिक हित और सुरक्षा के बेसिस पर हो सकती है। वकील जोर देकर के जमानत देने से ये कहेंगे कि अगर कोर्ट जमानत देता है तो ये संदेश जाएगा कि दंगों के मास्टरमाइंड को छूट मिल सकती है। साल 2020 के दंगों में हिंदू मुस्लिम हिंसा को सांप्रदायिक साजिश बताते हुए वो कहेंगे कि खालिद जैसे लोग टूल किट का हिस्सा थे जो एक बड़े एजेंट के लिए काम कर रहे थे, एक बड़े एजेंडे के लिए काम कर रहे थे। ट्रायल में देरी का दोष आरोपियों पर डालेंगे। गवाहों को धमकाने का आरोप लगा करके सरकार की जो तीसरी दलील होगी वो होगी पिछली जमानतों का खंडन। सरकार अन्य महिलाओं जैसे कि नताशा देवांगना की जमानत को अपवाद बताएगी क्योंकि उसके खिलाफ में हिंसा के सीधे सबूत कम थे। खालिद और इमाम के लिए पुनरावृत्ति का खतरा बता करके जमानत खारिज करने की मांग करेंगे। ये दोस्तों दलीलें बेहद ही ठोस हैं क्योंकि सबूतों पर टिकी हुई हैं, ना कि विडंबना ये कि सिस्टम की धीमी गति कभी कभी खुद सरकार के खिलाफ ही चली जाती है। पिछली 2 सुनवाइयों ने खालिद और उसके समर्थकों को कड़ा संदेश दिया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यूएपीए जैसे कठोर कानून के तहत जमानत सहज नहीं मिल सकती। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर नागरत्ना की बेंच ने खालिद की याचिका को अपरिपक्व बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट में ही राहत मांगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों असली झटका दूसरी सुनवाई में लगा जब कपिल सिब्बल की दलीलें जो लोकतांत्रिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित थी, अदालत के गले नहीं उतर रही थी। कपिल सिब्बल ने दोस्तों कोर्ट के पटल पर यह तर्क दिया था कि खालिद की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध है और 4 साल की हिरासत असंवैधानिक है। लेकिन दोस्तों बेंच ने उन्हें बुरी तरीके से लताड़ा। जब कपिल सिब्बल साहब की तरफ से यह दलीलें पेश की गई, उनकी 4 साल की हिरासत को असंवैधानिक करार दे दिया, तो जज साहब ने तल्ख लहजे में कहा कि वकालत का मतलब तथ्यों को तोड़ मरोड़ना नहीं है। सिब्बल को याद दिलाया गया कि दंगों में खालिद की कथित भूमिका व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसक प्रदर्शन की साजिश कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि दिल्ली के दंगों की दिल्ली की पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा है। दोस्तों ये झटके सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थे, ये पूरे लिबरल नैरेटिव को चुनौती देते हैं जहां पर दंगों के आरोपियों को वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी का तमगा दिया जाता है। खालिद जैसे लोग जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकल करके क्रांति के नाम पर हिंसा भड़काते हैं, क्रांति के नाम पर दंगेबाजी करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर भारत के खिलाफ में बयानबाजी करते हैं, नारेबाजी करते हैं और आज भी सोशल मीडिया पर हीरो बने घूमते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनके नारों ने निर्दोषों की जान ली है और देश की एकता को चुनौती भी दी है। अब दोस्तों बात वो कर लेते हैं जो असहज है लेकिन जरूरी भी है। उमर खालिद, शर्जील इमाम और उसके साथी ये वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कैंपस की दीवारों से निकल करके सड़कों पर आग लगाते हैं। उमर खालिद की जो अमानत लाहौर स्पीच में पाकिस्तान से प्रेरणा लेने का जिक्र, इमाम का ट्रेन रोक करके भारत तोड़ने का बयान, ये अभिव्यक्ति नहीं, राष्ट्र विरोधी साजिशें हैं।
दिल्ली के दंगों में 53 मौतें हुई, ज्यादातर निर्दोष हिंदू और मुसलमान थे, लेकिन इन क्रांतिकारियों के समर्थक इन्हें पीड़ित मानते बनाते हैं। यानी कि जो 53 लोगों की जान चली गई, उनकी पीड़ा की किसी को कोई भी टेंशन नहीं है, जैसे कि हिंसा का शिकार वही है। यह आलोचना राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक भी है। ऐसे लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पर सांप्रदायिकता भड़काते हैं, लोकतंत्र के दुश्मन हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से निकले ये एक्टिविस्ट वास्तव में एजेंट साबित होते हैं, चाहे वो विदेशी फंडिंग से प्रेरित हो या फिर घरेलू सियासत से। दंगों ने अर्थव्यवस्था को ठप किया है, सामाजिक ताने बाने को तोड़ा है, लेकिन इन आरोपियों को मीडिया ट्रायल का शिकार बता करके बचाने की कोशिशें जारी हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि न्याय के साथ में नैतिकता को भी तोले, क्योंकि जमानत देकर के अगर ये क्रांति को बढ़ावा मिला तो अगला दंगा कौन करेगा। क्योंकि कोर्ट को मुझे लगता है अब एक प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है, एक कहीं ना कहीं नजीर पेश करने की जरूरत है। आज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के लिए परीक्षा है। कपिल सिब्बल की भावुक दलीलें बनाम सरकार के ठोस सबूत, कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम दंगों के घावों को भर पाएंगे। अगर आरोपी हीरो बने रहे, उमर खालिद जैसे मामलों से सीख लेने की जरूरत है। आजादी के नारे हिंसा के बहाने नहीं बनने चाहिए। बहरहाल, इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? जो भी आपकी राय या फिर ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। और कपिल सिब्बल जो दलीलें पेश करने वाले हैं और सरकार की तरफ से जो दलीलें पेश होने वाली हैं, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ झुकाव अपना दिखाएगा? जो भी आप सोचते हैं, अपने विचारों को लिखने में किसी भी तरीके की कंजूसी कमेंट सेक्शन में नहीं करनी। आपके तमाम विचारों का, आपके तमाम ओपिनियन का कमेंट सेक्शन में स्वागत है। मैं हर एक के कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूं और अगर ज़रूरत महसूस होती है तो उस कमेंट पर रिप्लाई भी देने की जो है जहमत उठाता हूं। बहरहाल, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।